जय हिंद बच्चों, वेलकम टू राव कैरियर इंस्टीट्यूट। तो फिजिक्स के इस ऑनलाइन सीरीज में आज हम लेके हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे आने वाले टॉपिक पे। एक बार आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, है ना, अक्षीय सदिश पे। हमने विद्युत द्विध्रुव की वजह से, अक्षय सदिश पे हमने अपने विद्युत द्विध्रुव की वजह से क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। और वो जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2 k p अपॉन आर क्यूब। ये कब लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला? ये तब लगाएंगे जब आपका जो L होगा दैट इज मच मच लेस देन ऑफ R। ठीक, क्या ये बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब हमने कहा था इसका आपको वेक्टर फॉर्म लिख के लाना है ना। तो मैं अगर यहाँ पे एक डाइपोल बनाऊं, तो हमने एक डाइपोल ले लिया यहाँ पे, और इस डाइपोल पे मैं चार्ज मेंशन कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया और यहाँ पे माइनस ले लिया, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हमने लिया 12, और मुझे सेंटर से ये कोई पॉइंट P है, इस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। अब आप देखो ध्यान से, हमें अगर इसको वेक्टर फॉर्म लिखना है तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से। अब देखो, जिस चार्ज के नजदीक आपका पॉइंट होगा उसका इफेक्ट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यानी कि माइनस की वजह से ज्यादा रहेगा, इसकी वजह से क्या रहेगा? कम। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, उसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा? इसी तरफ रहेगा। ये आपका ई नेट का डायरेक्शन है। और आप देखो, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी माइनस से प्लस होता है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी इसी तरफ है। यानी कि अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लगाऊंगा ई वेक्टर इक्वल टू 2k p वेक्टर, क्योंकि उसी तरफ है जिस तरफ आपका क्या है, p वेक्टर है। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम आपसे पूछ लेगा कि एट एक्सियल पॉइंट पे, ध्यान से सुनेंगे आप, पॉइंट है कि एट एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? एट एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? तो इन दैट केस आपका क्या होगा? 0 डिग्री होगा। बहुत खास क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक्सियल पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाएगा, कंपटीशन का क्वेश्चन होगा ये, कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में कितना एंगल होगा, तो आपको आंसर करना है 0 डिग्री होगा। कैसे 0 डिग्री हमने देखा यहाँ पे, क्योंकि माइनस के नजदीक है। अच्छा, कई बच्चों को लग रहा है सर अगर आप चार्ज की वैल्यू चेंज करो, है ना, चलो हम आपके लिए वो चार्ज की वैल्यू चेंज कर देते हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर अगर ऐसा होता, मैं समझ गया मैं आपकी बात। अगर सर माइनस यहाँ हो जाता और प्लस यहाँ हो जाता, तब तब क्या होता बताओ, ना। तो आप देखो, माइनस अगर यहाँ होता, अगेन आपने कोई पॉइंट P यहाँ पे लिया, तो आप देखो भाई, माइनस की वजह से तो कहाँ रहेगा? इसी तरफ रहेगा, और प्लस की वजह से कहाँ जाएगा? इस तरफ रहेगा। अब आप देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज जा रहा है। देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और डाइपोल मूवमेंट क्या, माइनस से प्लस होता, तब भी तो सेम डायरेक्शन आएगा, तब भी तो क्या आएगा? सेम डायरेक्शन आएगा। आप चाहे इस तरफ निकालिए एक्सियल पॉइंट पे, आप चाहे इस तरफ निकालिए, जिस तरफ आपका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ होगा। इसलिए मेरे ख्याल से आपको ये याद कर लेना चाहिए, E इक्वल टू 2kp अपॉन में आर क्यूब। ये किसके लिए है सर? याद करना है, एक्सियल पॉइंट के लिए होगा ये। ठीक है, ये किसके लिए होगा? ये आपका एक्सियल पॉइंट के लिए होगा, अक्षीय बिंदु के लिए होगा ये, अक्षीय बिंदु के लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा विद्युत क्षेत्र बताइए, तो आपको ये आंसर कर देना चाहिए। क्लियर? बताओ, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलो अब हम आज एक नया डेरिवेशन सीखने जा रहे हैं। हमें निकालना है, क्या निकालना है? लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वाटोरियल पॉइंट मतलब विद्युत विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव
के कारण निरक्ष पर, ध्यान रखेंगे वो अक्ष था, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें ये निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना। समझ गए? तो क्या है निरक्ष? इक्वेटोरियल किसे कहते हैं? अगेन मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। ये आपका डायग्राम है, ये आपका थोड़ा सा, ये आपका डायपोल है, ठीक है। और इस डायपोल के सेंटर से, ध्यान रखेंगे, इस डायपोल के सेंटर से सपोज आर डिस्टेंस पे, ये आपका यहाँ पे सपोज आपका इस ए पॉइंट पे हमने मान लिया माइनस चार्ज है, और ये आपका बी पॉइंट है, इस पे मान लिया हमने प्लस चार्ज है, ठीक है। इन दोनों डायपोल के बीच की जो चार्ज के बीच के डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा जी? वो हो जाएगी 12। और ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट का नाम है P, जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पे है। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको याद करना है। अब हम जानते हैं अगर ये सेंटर है तो आप जाएंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये L हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। समझ गए? तो इस पॉइंट पे हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इसे बोलते हैं निरक्ष बिंदु। डायपोल के सेंटर से ठीक परपेंडिकुलर ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल कितना बॉस? ये वाला एंगल आपको होना चाहिए 90 डिग्री। समझ गए? तो बस कुछ नहीं करना भाई, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, दोनों का रिजल्टेंट ले लेना है। अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी चाहिए होगी, तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं बेटा जी, है ना। ये हमने ज्वाइन किया है, ऐसे पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें ये टिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट मान लो और इसको घुमा दो ऐसे, ठीक है बॉस। ये कुछ इस तरीके से हमने जोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा, कोई नहीं। अब देखिए ध्यान से, अगर ये R है, ये R है और ये है L है, तो ये 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √R² प्लस L², है ना। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √R² प्लस L²। सिमिलरली ये वाला भी क्या हो जाएगा? R² प्लस L² हो जाएगा। समझ गए आप बात? अब आप देखो, E यहां लिख रहा हूं मैं, पहला स्टेप क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P, है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं E ड्यू टू माइनस क्यू इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 को हम K कह देते हैं ना। तो उसकी जगह मैं लिख रहा हूं K Q अपॉन में R² होता है, तो R² प्लस L²। और यहां लिख देंगे, किस तरफ लगेगा बॉस? देखो माइनस चार्ज है, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो ये माइनस की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अलोंग PA हो जाएगा। समझ गए? P से A की तरफ हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? दूसरा स्टेप क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड EF लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू प्लस क्यू। अब प्लस क्यू की वजह से एट पॉइंट P, तो हम लिखेंगे E ड्यू टू प्लस क्यू। भाई चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो लिखेंगे R² प्लस L²।
और इसका डायरेक्शन आप देखिए अलोंग, आप देखिए ध्यान से भाई, प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो तो सोचो, उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग दिस लाइन होगा कि नहीं होगा, अलोंग दिस लाइन ऐसा कुछ होगा, समझ गया, क्योंकि उसी लाइन का अलोंग जाएगा। ये है आपका E ड्यू टू प्लस क्यू, और ये है आपका E ड्यू टू माइनस क्यू। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो बताइए भाई। देखो माइनस की वजह से ये कहाँ गया, इस तरफ आएगा, प्लस की वजह से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। एक और चीज, अगर सर ये ट्राइंगल बना है तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि दोनों जगह से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो बताइए क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हैं, ये वाला एंगल, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो आपका एक्सटीरियर एंगल है दो एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये आपका 2 थीटा होगा। क्या होगा सर, ये जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है सामने वाले आने एंगल के दोनों एंगल के क्या होगा, सम के बराबर होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब आप बताओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है। अब देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो सोच के बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट कुछ बीच में जाएगा ऐसे, है ना, कुछ ऐसे जाएगा रिजल्टेंट। देखो भाई इसका इफेक्ट इस तरफ है, इसका इफेक्ट इस तरफ है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, कुछ इस तरफ आएगा, जिसको हम कह दे रहे हैं ई नेट होगा। ये क्या होगा, ये ई नेट होगा। अब कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों से इस रिजल्टेंट का जो झुकाव होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। क्या बात सबको समझ आ रही है? भाई देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, अगर एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता एक का कम होता तब एंगल में डिफरेंस आता, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ठीक जितना एंगल इससे बनाएगा रिजल्टेंट, ठीक उतना ही एंगल इससे बनाएगा। अब हम जानते हैं यहां से लेके यहां तक एंगल क्या है, 2 थीटा है, तो रिजल्टेंट यहां से थीटा पे जाएगा, यहां से भी थीटा पे जाएगा, कोई दिक्कत, यानी कि नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। या आप क्लियर है जी? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो निकालने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, ई नेट बताइए जरा क्या करेंगे। देखो आप दूसरे तरीका भी आपके पास है, दूसरा कौन सा तरीका आपके पास, आप चाहो तो इसको रिजॉल्व कर सकते थे। देखो एक तो इस तरफ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ई साइन थीटा, और एक इस तरफ आएगा, ये भी क्या होगा, ई साइन थीटा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। भाई हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ आएगा, सिमिलरली एक इसका इस तरफ आएगा एक इस तरफ आएगा, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आप चाहो ऐसा भी समझ सकते हैं। तो इस तरफ क्या आएगा, एक ऊपर की वजह से आएगा ई कॉस थीटा, एक नीचे की वजह से आएगा वो भी क्या आएगा, ई कॉस थीटा। समझ गया बात आपको? बल्कि ये थोड़ा आसान है, देखिए इस ई का एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, वैसे इस ई का एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। अब आप देखो सिंस, है ना, आपका जो ई साइन थीटा है, ई साइन थीटा ड्यू टू प्लस क्यू, ये इक्वल होगा ई साइन थीटा किसके, ड्यू टू माइनस क्यू, है ना। भाई ये मैग्नीट्यूड दोनों का क्या सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा बॉस, ये वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल और केवल बचेगा इस तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, अगर मैं लिखूंगा ई नेट, आपका जो ई नेट बचा वो क्या बचेगा भाई, एक की वजह से क्या है, ई कॉस थीटा, एक की वजह से क्या है, ई कॉस थीटा, दूसरे की वजह से क्या आएगा, ई कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2e कॉस थीटा। ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2e कॉस थीटा। अब हमें बस e का वैल्यू यहां से रखना है और कॉस थीटा ट्राइंगल से निकाल लेना है। अब आप देख सकते हैं ट्राइंगल में, अब आप देखें इस ट्राइंगल में, अगर आप देखेंगे ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, इसका नाम आपने ओ रख दिया, ट्राइंगल ए ओ पी, दिख रहा है ट्राइंगल ए ओ पी। अगर आप लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई दिक्कत भाई, कॉस थीटा बराबर यही तो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये है
थीटा के बगल वाली साइड क्या होती है, आधार होती है, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण बन जाएगा। तो आधार बटे कर्ण हो गया कि नहीं हुआ। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि कॉस थीटा की जगह आप ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, और ए की वैल्यू या तो आप ये उठा लो ये उठा लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यही करें क्या, चलो बाद में इसको ऊपर सेट कर लेंगे, है ना। तो मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 2, ई की वैल्यू कितनी है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। इनटू में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एल अपॉन में रूट ओवर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, समझ गए आप, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपका नेट इफेक्ट आ गया। अब थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, कैसे करा जाएगा रीअरेंज, ऐसा लिख दो थोड़ा सा, के इंटू क्यू इंटू 2l, कोई दिक्कत, और नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी क्या 1/2, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। तो ये आ जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, के क्यू 2l अपॉन में आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पर 3/2। अगेन आप q इंटू 2l को लिख सकते हैं p, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे p क्या है, डाइपोल मोमेंट, k क्या है 1/4πε0, r क्या है सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस, l क्या है सेंटर तक की चार्ज से डिस्टेंस। क्लियर है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर आपकी डिस्टेंस कंपेरेबल है, एल और आर आपके क्या है कंपेरेबल है, तो ये वाली डिस्टेंस। और इसी के साथ अगर मैं आगे लिखूं कि सर यदि, है ना, इफ आर मच मच ग्रेटर देन एल, तो क्या हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, के पी अपॉन क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। बताओ क्लियर है। तो इक्वाटोरियल पे, या इसको कभी कभी ऐसा लिखते हैं परपेंडिकुलर, है ना, ये इक्वाटोरियल मतलब परपेंडिकुलर पे जो डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी के पी अपॉन में आर क्यूब, कितनी आएगी के पी अपॉन में आर क्यूब आएगी। एक्जेल के लिए ध्यान रखेंगे 2 के पी अपॉन आर क्यूब, और इसके लिए कितना आया था के पी अपॉन आर क्यूब, ये तो रहा इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर आप थोड़ा सा डायरेक्शन अगर आप देखना चाहें इसका, तो आप देखें डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, देखो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस है, देखो ये मैं डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, देखो ये जो मैं थोड़ा सा ये जो डार्क कर रहा हूं ये आपका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, ये आपका पी वेक्टर है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किस तरफ आया, वो जस्ट डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट आ रहा है, ये ई नेट हुआ, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस तरफ आ रहा। यानी कि सर अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, यदि मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यदि मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ई एट परपेंडिकुलर इक्वल टू होगा माइनस, है ना अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये और खास हो जाता है, आपको वेक्टर फॉर्म लिखना अभी आना चाहिए, पता लग जाता है कि किसके बीच में कितना एंगल है। बोला जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल होगा, तो माइनस से आप पता कर लेंगे दोनों के बीच का क्या अपोजिट एंगल है, यानी कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, विपरीत हैं, तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक ही जगह रीअरेंज करके लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको एक ही स्लाइड में मिल जाए सब कुछ। थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, है ना। ठीक है जी। ये थोड़ा मैंने रीअरेंज कर लिया, इसको भी मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक ही स्लाइड पे आ जाएगा शायद, अभी आप देख सकते हैं।
थोड़ा सा इसको मैं हटा लेता हूँ ऐसे, है ना। मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। यहाँ लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा आपका ये इक्वेटोरियल का डेरिवेशन आपका एक ही स्लाइड पे आ गया। आपको बस कुछ खास पॉइंट याद रखना है। एक तो प्लस माइनस क्यू से कितना आएगा वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका प्लस क्यू से कितना होगा, दोनों का हमने देखा नेट इफेक्ट कितना है भाई ई साइन थीटा से क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। केवल और केवल इस तरह बचेगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। दोनों को हमने ऐड कर लिया, 2 ई कॉस थीटा लिखा। हमने ई की वैल्यू यहाँ से पुट ऑन करी, कॉस थीटा की वैल्यू हमने ट्राइंगल से निकाल ली, यहाँ पे पुट किया। तो फाइनल एक एक्सप्रेशन तो मेरा ये मिला है, ध्यान रखेंगे। एक एक्सप्रेशन तो हमारा ये है के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डायपोल मोमेंट इस तरफ है, जिसकी वजह से दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है। समझ गए। तो इक्वाटोरियल पे कितना होगा, एक्सियल पे कितना होगा, बहुत खास आपको याद करना है। अब एक और खास बात जो यहाँ पे लिखा रहा हूं, यदि आपसे दोनों के बीच का रिलेशन पूछे कि बताओ ई एक्सियल बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 2 इंटू ई इक्वाटोरियल। बताओ ये कितनों को समझ में आई बात, ये बात कितनों को समझ में आई कि ई एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में रिलेशन ये होता है, इक्वेटोरियल का जस्ट डबल क्या होता है एक्सियल पे होता है। और दोनों का अगर आपसे रेशियो पूछा जाए ई एक्सियल अपॉन में ई इक्वेटोरियल तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ये बहुत खास है, आपको सीधा याद होना चाहिए कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो रेशियो होगा वो कितना होगा 2 और रेशियो 1 हो जाएगा। समझ गए, 2:1 हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ गया बात को। तो एक तो खास बात आपसे एग्जाम में ये वाला पूछा जा सकता है, एक जो मैंने बोला ये वाला बेटा वेक्टर फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, एंगल पूछा जा सकता है। बाकी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत खास है, क्योंकि आपसे डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। क्लियर। तो उम्मीद आपको इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चले आगे। ठीक है, ये तो ठीक है सर, बट कभी कभी एग्जामिनर अगर ऐसा पूछ ले आपसे, एग्जामिनर अगर आपसे कभी कभी ऐसा पूछ ले, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे आपका ये पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पे आपका माइनस क्यू है, और ये आपका बेटा बी पॉइंट है, ये यहाँ पे प्लस क्यू है। ठीक है, और एग्जामिनर का मन हुआ, कह रहा कि तुम बताओ डाइपोल के सेंटर से बोला ये आर पॉइंट है, डाइपोल के सेंटर से ये आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, और ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। बताओ तो ये पॉइंट अगर पी है, इस पॉइंट पे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस बार ना तो इक्वेटोरियल दिया ना आपका एक्सियल दिया, ध्यान से सुनेंगे आप। तो इसको बोला जाएगा यदि आपको स्पेस में कोई भी पॉइंट दिया हो एट एनी एंगल थीटा, तो वहां पे आपका बताइए कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे अब बताइए। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर कैसे किया जाएगा, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। बस आपको क्या पता है, आर कॉमा थीटा पता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है। आर कॉमा थीटा का मतलब क्या हुआ, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है आर और थीटा, और आपको बताना यहाँ पे बताइए कैसे करेंगे, जरा बताइए ध्यान से सोचिए। तो अब इस अप्रोच को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ये सेंटर है आपका, है ना, इसको मैंने ओ बोल दिया, सेंटर पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है, हमें सर एक्सियल का पता है और हमें इक्वेटोरियल का पता है। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो डाइपोल मूवमेंट, अभी जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है ना वो कुछ ऐसी है। अभी जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है भाई, पी का डायरेक्शन इस तरफ है ना, है कि नहीं।
तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ध्यान से सुने, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर ले रहे हैं। एक बना रहे हैं एक्सियल की तरफ और एक बना रहे हैं इक्वेटोरियल की तरफ। कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं हम, इसका इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा ये तो P है, ये क्या है P है भाई, माइनस से प्लस क्या होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। इसका इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा बेटा, ये इसका जो इस तरफ कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, P cos थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लास 11th आपने पढ़ा होगा। अगर वेक्टर को अलोंग थीटा रिजॉल्व करना तो उस तरफ क्या आएगा, cos, और उसके ठीक परपेंडिकुलर ये वाला, ये बन जाएगा आपका P sin थीटा। समझ गए। यहाँ पे दो चीजें बहुत खास हैं। एक तो सर आपको पता होना चाहिए आपका जो थीटा है वो कहां से लिया जाएगा, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से। जिस तरफ डाइपोल मोमेंट होगा थीटा वहीं से मेजर किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। यहां से थीटा मेजर नहीं किया जाएगा, समझ गए। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जिस तरफ है उस तरफ से हम कहा जाएंगे, मेजर करेंगे थीटा को। क्लियर। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर से। तो थीटा हर समय कैसे मेजर किया जाएगा, फ्रॉम डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, यानी कि ये कहां से मेजर किया जाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहां से मेजर किया जाएगा, विद्युत द्विध्रुव सदिश से आपका जो थीटा है वो मेजर किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जिस तरह आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा एंगल वहां से मेजर किया जाएगा। क्लियर। अब आप देखो ध्यान से, इस वाले के लिए बन जाएगा एक्सियल पॉइंट। ध्यान से सुने, इस P cos थीटा के लिए वाला पॉइंट क्या बनेगा, एक्सियल, क्योंकि इसी तरफ है। और इस P sin थीटा के लिए क्या बन जाएगा, ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा, निरक्ष बिंदु बन जाएगा। तो एक के लिए अक्षीय बन जाएगा और एक के लिए क्या बन जाएगा, निरक्ष बन जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या करना है हमें, यहाँ पे भी थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो इसकी वजह से, देखो अक्षय की वजह से यहाँ पे जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो तो ठीक ऐसे चला जाएगा, है ना। अक्षय की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो कुछ ऐसे जाएगा, ई एक्सियल। और देखो इसके लिए जो आपका जो क्या था, ये इक्वेटोरियल था, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर अपोजिट बनता है। तो ये ऐसे है, तो इसको इसे कहां बनेगा बेटा जी, ऐसे। ये आपका ई इक्वेटोरियल की वजह से बनेगा। समझ गए बात आपको। तो आप देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन आने वाली है वो कुछ इन दोनों के बीच में जाएगी, ऐसे, है ना। वो कुछ इन दोनों के बीच में जाएगी ऐसे, ई नेट ऐसा मिलेगा कुछ आपको। यानी कि अगर एट एनी एंगल थीटा पे आपसे पूछा जाए, आपको पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, तो हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पहला स्टेप क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। इस P cos यानी कि इस डाइपोल मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना लिखा जाएगा, क्या होता है सर, 2kp अपॉन में r³। तो क्या लिखा जाएगा, 2k, अब P की जगह लिखा जाएगा P cos थीटा। पूरा डाइपोल मूवमेंट यही है, 2kp अपॉन में r³, यानी कि r का क्यूब। क्या समझ गया आप बात को। और इसका आप डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, अलोंग किस तरफ लगेगा, O से P की तरफ लगेगा बॉस, समझ गया, अलोंग OP लगेगा। कोई दिक्कत यहां तक। यानी कि इस वाले डाइपोल की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ठीक उसी तरफ जाएगी जैसे एक्सियल में जाती है, क्योंकि उसके लिए कौन सा पॉइंट है, वो एक्सियल पॉइंट होगा, अक्षीय पॉइंट होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, ये दिख नहीं रहा क्या, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा। आपका जो P sin थीटा वाला जो कंपोनेंट आया उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा, क्योंकि उसके लिए कौन सा पॉइंट होगा, वो इक्वेटोरियल पॉइंट, निरक्ष बिंदु। तो कितना आएगा, P sin थीटा अपॉन में r³। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। अब देखो इसका डायरेक्शन इस तरफ है ना, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। कैसे सॉल्व किया जाएगा जरा बताइए। अब बताओ, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या आप बता सकते हैं, क्या आप दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बता सकते हैं, क्योंकि सर ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है सर। तो यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा बताइए। यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R = √/a²
प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला 2ab cos थीटा। ये थीटा कौन सा है, इस वाले थीटा की बात हो रही है। तो बर cos 90 है तो ये वाली टर्म तो गायब हो जाएगी, तो यानी कि जो रिजल्टेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा √/√a² प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमें याद कर लेना चाहिए। यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है तो उस केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा √a² प्लस b² हो जाएगा। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, इसको मान लो ये a का काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, b का काम कर रहा है। तो अगर हमें रिजल्टेंट लिखना हो तो मैं लिखूंगा √/, ऐसे इसका स्क्वायर कर लेंगे कि कितना हो जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन r³ का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस kp sin थीटा अपॉन r³ का स्क्वायर। समझ के बात आप, कोई दिक्कत यहां तक? मुझे उम्मीद है आपको ये दिक्कत नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, है ना, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया ताकि मैं आगे कर सकूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैं अगर स्क्वायर करूंगा, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा 4k² p² cos² थीटा अपॉन में r⁶। कोई दिक्कत, मैं सबका स्क्वायर कर लिया। इस तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा k² p² sin² थीटा अपॉन में r⁶। क्या बात चमक रही है सभी को? नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं बस। तो अब मुझे क्या करना है, जो जो चीजें बेटा कॉमन है उसको खींच लीजिए बाहर, जो जो चीजें कॉमन है खींच लीजिए। क्या क्या कॉमन दिख रहा है सर? बहुत कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है k², हमें दिख रहा है p² ऊपर से, नीचे से क्या दिख रहा है r⁶ दिख रहा है, और अंदर क्या बचा जी मेरे पास बचा 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। क्या बात चमक रही है सभी को? 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब देखो यहां से क्या आएगा बाहर, भाई k² का क्या बाहर आ जाएगा, k² का बाहर आ जाएगा k, p² का क्या आ जाएगा p, और r⁶ क्या आ जाएगा r³। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो kp अपॉन r³ तो बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या बचा 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। जरा बताओ ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा kp अपॉन r³। जरा देखिए इसको मैं थोड़ा सा अगर लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसे, 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, ये होता है 1 cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इट मींस हमारा जो फाइनल फॉर्मूला होगा kp अपॉन r³ √/, ये हो जाएगा 3 cos² थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए, आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये आया बॉस। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा आपका एट एनी पॉइंट स्पेस में। अगर कोई सा भी पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, अगर फिलहाल आप एक्सियल वाला भी याद नहीं रखते हैं, आपको इक्वेटोरियल वाला भी याद नहीं है, लेकिन अगर ये याद हो तो आप दोनों फॉर्मूला बना सकते हैं। एक्सियल का मतलब क्या होगा, थीटा कितना है वहां पे 0 डिग्री, तो आप 0 रख लोगे। इक्वेटोरियल का मतलब थीटा कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप 90 रख दोगे, तब भी आपको दोनों केसों में फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्लियर हुई बात? बताओ यहां तक किसी को डाउट? kp अपॉन r³ ब्रैकेट में क्या होगा √3 cos² थीटा प्लस 1, 3 cos² थीटा प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक्सियल कर दिया, हमने आपके साथ साथ इक्वेटोरियल भी कर दिया, और एट एनी पॉइंट अगर कहीं भी पूछे भाई स्पेस में किसी भी पॉइंट पे पूछे तो हमने उसके लिए भी ये डेरिवेशन सॉल्व कर दिया। आपके मन में ख्याल होगा, जरा देखिए ध्यान से, आइडिया होगा सर अगर आपसे पूछा जाए ये वाला किस एंगल पे लगेगा सर, ये वाला है ना अल्फा, बता दो सर कि भाई इस वाले से कितने डिग्री पे लगेगा। तो हम अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो चौथा स्टेप आप ऐसे भी आ सकते हैं, tan अल्फा। tan अल्फा क्यों, tan अल्फा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी से यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस। तो tan अल्फा बराबर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल। कभी कभी ये भी पूछ लेगा आपसे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी डायरेक्शन निकली जाएगी कि भाई एक्सियल पॉइंट से कितने एंगल पे आपका रिजल्टेंट लगेगा,
या एक्सियल पॉइंट से कितने एंगल पे या इक्वेटोरियल से कितना एंगल पे लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, ए परपेंडिकुलर अपॉन में ए एक्सियल। समझ गए? क्लियर है? या कभी कभी पूछ लेगा इनिशियल से कितना एंगल पे आपका रिजल्टेंट लगेगा, तो अगर आपसे इनिशियल से पूछे तो इनिशियल से लगेगा थीटा प्लस अल्फा पे। भाई देखो कोई दिक्कत? भाई ये थीटा है, यहां देखो ना, ये थीटा है और ये तो थीटा प्लस अल्फा, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ दोगे तो ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो दो तीन चीजें खास होने वाली हैं, या तो आपसे ये पूछ लेगा टेन अल्फा, तो इक्वेटोरियल को डिवाइड कर देंगे एक्सियल से, आपको मिल जाएगा टेन अल्फा। आपसे पूछा जाएगा इनिशियल से कितने डिग्री पे लगेगा, तो ये थीटा आपको गिवन है, अल्फा निकाल को आप क्या कर दोगे, थीटा प्लस अल्फा कर दोगे, तो आपको वो वाली वैल्यू भी मिल जाएगी। समझ गए आप? कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने तीन डेरिवेशन की हैं डाइपोल की, एक्सियल वाली भी की है, इक्वेटोरियल वाली भी की है, और एट एनी पॉइंट अक्षीय, निरक्ष और किसी भी बिंदु पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ये कर लेंगे। ठीक है? कोई डाउट है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है? तो एक और टॉपिक कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है? अब आपसे बोला जाएगा, ध्यान से सुनेंगे आप, ये बीच वाली थोड़ा हटा देता हूं, है ना, ऐसा कुछ, ये क्वेश्चन फेमस है इसलिए कह रहा हूँ। आपसे बोला जाएगा एक दो प्लेट है, इस पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है? ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, फिर हम इसका हेडिंग भी लिखवाएंगे, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे बेटा जी आपका नेगेटिव चार्ज, ये एक प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है। अब आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कुछ इस तरीके से है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है? ऐसा कुछ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक प्लेट ऊपर लगी है और एक प्लेट नीचे लगी है, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ गए आप? ये कुछ इस प्रकार से। आप बोला एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुने, एक इलेक्ट्रॉन यहां से v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी दी गई, तो यानी कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, अब आप देखो जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ये चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक, ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे कुछ जाएगा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और हम जानते हैं नेगेटिव पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट क्या लगती है, फोर्स लगती है, तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगी, कुछ इस तरफ लगने वाली है ना भाई, फोर्स कहाँ लगेगी, कुछ ऊपर की तरफ लगेगी, क्योंकि ये है आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है ये, तो इसका पाथ कुछ ऐसे बनने जा रहा है। हमें यही बोला गया है कि अगर ये इनिशियली अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जाता है ना, चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जाता। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे एक तो पूछ लेगा, बताओ ये वाई कितना है ना, इस वाई की वैल्यू बताओ कि ये कितना ऊपर जाएगा। ठीक है? तो हमें एक ये वाई निकालना है, और दूसरा आपको बताना कि इस पॉइंट पे जब ये पहुंच जाएगा तो यहाँ पे इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, यानी कि जब ये यहाँ पहुंचेगा तो भाई यहाँ पे एक इसके पास ऊपर की वेलोसिटी होगी, और एक क्या होगी इसके पास आगे वाली यानी कि एक्स डायरेक्शन की भी होगी और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ क्या है, इसकी फोर्स लग रही है। तो जरा बताइए कैसे करेंगे, तो इसका हेडिंग क्या होगा, फोर्स
फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, force acting on charged particle in uniform electric field, in uniform electric field, किसी आवेश पर, है ना, क्या है सर, किसी आवेश पर अरे यार किसी आवेश पर, किसी आवेश पर एक समान, किसी आवेश पर एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल, आपसे एक हेडिंग है इसका, है ना, इसी में हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम जानते हैं सर कि जो पहला स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू होता है F अपॉन में Q, यही तो होता है, टेस्ट चार्ज लेते हैं। अब यहाँ पे चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको गिवन है E इक्वल टू F अपॉन में E लिख देंगे, क्योंकि डायरेक्शन आप इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या अपोजिट है तो माइनस लगा दें, अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ठीक है। लेकिन अगर आपको फोर्स निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E कैपिटल E हो जाएगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो, यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा लिखा जाएगा, देखो ध्यान से भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्हीं दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही इस पे क्या होगी, फोर्स होगी। कोई दिक्कत? अच्छा जी ठीक, ये तो लगी इस पे फोर्स। अब जरा देखें, बारीकी से देखें आप भाई, हम देखेंगे जब इस पे फोर्स लग रही है बेटा तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। इनिशियली जरा देखिए ध्यान से, अगर इस पे फोर्स लग रही है तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा E अपॉन में m। यानी कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाए तो उस पे उसका जो एक्सेलरेशन होगा अलोंग द या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना कम मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर? अब जरा देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है सर, सपोज करो ये जो लेंथ आपको गिवन रहेगी, माना ये लेंथ आपकी क्या है, ये L दे रखी है आपको, है ना, ये लेंथ आपको क्या दे रखी है, L दे रखी है। तो अगर आप देखिए ध्यान से, माना इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देखिए, इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो b थी, केवल कौन से डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखें, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या रहने वाला, कांस्टेंट, तो हम मोशन इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन कौन सी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये भी आप लगा सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ी। दूसरी क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप ये भी लगा सकते हैं। तीसरी इक्वेशन अगर आपको जरूरत पड़ी तो तीसरी क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों ही इक्वेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कब, जब आपको ये पता लग जाए कि इसका जो त्वरण है वो एक समान है। एक समान त्वरण से यदि कोई वस्तु जाएगी तो उसके लिए हम ये तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब आप देखिए यहां पे हमें ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इसका डिस्प्लेसमेंट पता है, L है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से, देखिए ध्यान से, हम इसके फर्स्ट इक्वेशन लगा के हम क्या लगा सकते हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम इसका टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है और हमें वेलोसिटी भी पता है। तो हम जानते हैं जो आपका स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो उसकी जो इनिशियल स्पीड वो v थी, x डायरेक्शन वाली, तो मैं इसको यहाँ पे vx लिख देता हूँ, है ना, x में इसकी वेलोसिटी क्या है, vx है, डिस्टेंस आपका l है, तो टाइम माना t लगा। तो आप देखिए यहाँ से इसको जो टाइम लगेगा जाने में वो लगेगा l अपॉन में vx। एक चीज आपको ये नोट कर लेनी चाहिए, यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल यदि इस तरफ जा रहा है तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम होगा वो होगा l अपॉन में vx टाइम लगेगा इसको यहां से यहां जाने में। क्लियर? यहां से यहां जाने में इसको इतना टाइम लगने वाला है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, है ना, क्लियर? दूसरी बात, हमें टाइम मिल गया, हमें टाइम मिल गया। अब अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अगर इक्वेशन लगाता हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो y इक्वल टू क्या होगा, y बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे y बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सर यहाँ पे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, जस्ट इसको रिलीज किया गया था। तो वर्टिकल डायरेक्शन पहले मैं लिख देता हूँ, यू वाई इंटू में टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऐसे लिखी जाएगी ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन की लिखी जाती है और एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन का लिखा जाता है। समझ गया बात। तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। हमारा आ जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो हमने लिखा y इक्वल टू हाफ, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू ई अपॉन में m है, तो यहां पुट कर लेते हैं ई अपॉन में m, और t की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं, l अपॉन में vx, तो उसका स्क्वायर है, तो l स्क्वायर अपॉन में vx का स्क्वायर। कई बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर देखो ध्यान से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा यहां ध्यान से देखेंगे आप। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं हाफ ई एल स्क्वायर अपॉन में vx का होल स्क्वायर अपॉन में e अपॉन में m। ध्यान से सुनेंगे आप, ऐसा कुछ लिखना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जितनी थी है, लेंथ आपका गिवन है, यहां पे केवल और केवल इसे बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। ध्यान से सुनेंगे, इसे बोलते हैं चार्ज अपॉन में मास रेशियो, आवेश बटे द्रव्यमान का जो अनुपात है, चार्ज मास रेशियो। ये जितना ज्यादा होगा, ध्यान से सुनेंगे आप, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन होगा, यानी कि उतना ज्यादा ये ऊपर जाएगा। क्या बात क्लियर हुई आपको? क्लियर है? पूछा जाएगा यदि चार्ज अपॉन मास रेशियो घट रहा है तो बताइए डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, अगर ऐसा डायग्राम दिया है बताओ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? तो ऑब्वियस बात है, यदि चार्ज अपॉन मास रेशियो डिक्रीज हुआ तो वाई भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यदि चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वाई भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो हमें एक चीज लिख लेनी चाहिए यहां पे कि जो y है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बाय मास। समझ गए आप? ये जो y है ये चार्ज बाय मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि चार्ज अपॉन मास का रेशियो आपका क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक। तीसरी चीज हमने यहाँ पूछी थी कि यहाँ पे बताइए y की वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। दूसरी, अब आप देखो ध्यान से, तीसरी क्वेश्चन क्या कह रही भाई, ये कह रही v स्क्वायर, हमें v चाहिए तो हम लगाएंगे वी वाई का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a कितना है बॉस, a आपका है e अपॉन में m, और s कितना है, s आपका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो कि हमने यहां लिखा हुआ है। यही तो आ जाएगा भाई, कितना डिस्प्लेसमेंट हो y में, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे हाफ ई एल स्क्वायर अपॉन में vx का होल स्क्वायर e बाई m। समझ गया? तो यहां पे भी आप देखिए जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज अपॉन मास पे भी डिपेंड कर रही है। तो ध्यान रखेंगे वेलोसिटी भी चार्ज बाय मास रेशियो पे डिपेंड करेगी और ये y भी चार्ज बाय मास रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से हमें ये निकालना पड़ेगा, यदि कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो आपसे टाइम पूछा जा सकता है भाई, यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना होगा। आपसे वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, जो हमने यहाँ निकाला हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन का। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे बताओ ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो भाई ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट चार्ज बाय मास रेशियो पे किस प्रकार से डिपेंडेंट है, कैसे चेंज करेगा, तो उसके बढ़ने से बढ़ेगा, उसके घटने से घटेगा। क्लियर? वो यहां तक किसी को समस्या है? मेरे ख्याल से समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से समझाएगा टॉपिक है। एक बार आप फिर से अगर इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। CUT के बच्चे, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्यूट के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये वाला जो लिखा है ना, ये वाला लास्ट वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ही क्वेश्चन हिट करेगा, वो पूछेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगा। ये कंसोलिडेटेड क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने थोड़ा सा मोशन इक्वेशन को भी इस्तेमाल किया। समझ गया बात? क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलें चलें आगे, चलो। अब जरा मुझे आप बताइए, क्वेश्चन है ये, यदि एक डाइपोल है ना, यदि एक डाइपोल है, जरा सुनिए ध्यान से, फटाफट आंसर करेंगे। यह डाइपोल मतलब मैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो जरा बताइए फटाफट, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज बताइए जरा, कुल आवेश कितना होता है इलेक्ट्रिक चार्ज,
डाइपोल, फटाफट मैं आंसर लिख दे रहा हूं, ऑप्शन लिख दे रहा हूं, 2q, q प्लस q माइनस q और फोर्थ ऑप्शन है 0। जरा फटाफट बताइए, यदि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस पे जो कुल आवेश है, कुल आवेश बताइए सभी लोग फटाफट, कुल आवेश की मात्रा बताइए यदि आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो। वेरी गुड, जिन बच्चों ने सोच लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सोच पाए आप फिर से ट्राई करिए, मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूं, एक और चांस। ये आपका माइनस क्यू होता है बेटा, है ना, इनके बीच का एक स्मॉल डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, प्लस क्यू होता है। तो बताइए इस पे कुल आवेश कितना है। तो सर आवेश की प्रॉपर्टी पे जाइए आप, हमने पहला लेक्चर, जिसने नहीं देखा बेटा वो सीरीज देख के आए, ये हमारा लगभग 8वां लेक्चर चल रहा है। तो पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में हमने बताया था आवेश क्या गुणधर्म, वो उसका होता है बीजगणितीय, वो अलजेब्रिक सम किया जाता है आवेश का। तो यहाँ पे कुल मिला के दोनों आवेश को ऐड करना है, कौन सी बड़ी बात भाई, माइनस क्यू और प्लस क्यू, कुल मिला के क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान से सुनेंगे आप, कुल मिला के क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा डाइपोल पे कुल आवेश कितना है, तो आप आंसर करेंगे डाइपोल पे कुल आवेश 0 रहेगा। डाइपोल पे कुल आवेश कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है, ये आपसे पूछ लिया जाता है ये, इसलिए आपको याद होना चाहिए बात। क्लियर, कोई दिक्कत, चलो ठीक है जी। एक और चीज, सपोज ये डाइपोल आपसे बना दिया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपसे बना दिया गया है, यहां से आपसे पूछा ये है -2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे बोला ये है +2 माइक्रोकूलम, और बेटा जी इनका बीच का सेपरेशन लिखा 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। आपसे पूछा डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर पे, इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जरा फटाफट बताइए आप। डाइपोल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट पी है, बताओ वो एक्सियल पॉइंट पे है, ये भी बता दे रहे कौन सा पॉइंट है, ये अक्षीय बिंदु पे है, एक्सियल पॉइंट पे है ना, ये अक्षीय बिंदु पे एक पॉइंट है, अक्षीय बिंदु। तो पहली बात देखो 20 मिलीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच का देखो बहुत ज्यादा गैप है ना, 20 मिलीमीटर कितना मतलब 2 सेंटीमीटर हुआ, और 10 सेंटीमीटर उसके कंपेयर में थोड़ा सा 20 को थोड़ा हम कम कर लेते हैं ताकि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकें, है ना। हमने लिखा ये 4 मिलीमीटर कर देते हैं, 4 मिलीमीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो बताइए कितना होगा। तो इस केस में आप देखेंगे आर क्या है, मच ग्रेटर देन एल है, तो एक्सएल के लिए जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, 2 kp अपॉन में आर क्यूब यहाँ लगा देंगे, तो कितना होगा, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा P, P इक्वल टू कितना होगा। अब आप क्या करेंगे, कई बच्चे करेंगे 2 इंटू चार्ज कितना है, चार्ज है 2 और डिस्टेंस है बेटा यहाँ पे 4 मिली का मतलब है 10 की पावर माइनस है, ये ध्यान रखेंगे आप। आपको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। कई बच्चे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू एल इंटू 10 की पावर -3, यहाँ पे जो 4 मिलीमीटर है यही किसके बराबर है, 2L के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8 इंटू 10 की पावर -3 कूलम मीटर, ये मिल गया P आपको अलग। आर आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे, तो आपको यूनिट के साथ खेल नहीं खेलना है। 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये बेटा मीटर में हो गया। सबको किस में लाना है, SI में लाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे K क्या है, K की वैल्यू कितनी होती है, K आपको बता दें K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9, ये होता है K, और यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, बस आपको क्या करनी है फिर कैलकुलेशन करनी है, समझ गए, आपको बस क्या करनी है फिर से कैलकुलेशन करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे आप तो आएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, पी की वैल्यू हमने निकाल रखी है 8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में आर क्यूब, यानी कि 10 की पावर -1 का क्यूब। समझ गए बात, आपको यही स्पीड रखनी है जो मैं रख रहा हूँ, बल्कि मुझसे ज्यादा रखनी। देखो 10 की पावर -2 ये हो जाएगा, 10 की पावर -1 हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे। अब कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 8 जा 144, 18 8 जा 144, 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर -3। क्या बात चमक रही है सभी को, नहीं चमक रही है, क्या बात सबको क्लियर है भाई। 9 2 जा 18, 18 8 जा 144, 9 में से 3 गया 6 बचा, ये -3 है, तो दिस इंप्लाइज दैट
144 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, फटाफट बताएंगे क्या होती है, न्यूटन अपॉन में कूलम। या इसको एग्जामिनर अगर ऑप्शन में लिखा देखा ना तो ऐसा लिखेगा 144 गीगा न्यूटन पर कूलम, क्योंकि गीगा क्या होता है 10⁹ होता है। आपको ये एसआई प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए। मेगा का मतलब हुआ 10⁶, गीगा हुआ 10⁹, टेरा हुआ 10⁻12, ऐसे निगेटिव में पता होना चाहिए। माइक्रो होता है 10⁻6, नैनो होता है 10⁻9, पीको होता है 10⁻12, जो आपको जनरली पूछे जाएंगे यहाँ पे। इसलिए आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट करनी आनी चाहिए। जनरली ये आपको 11th में बता दिया जाता है, फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि किसी डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो क्या होगा। तो यदि आप इसको थोड़ा सा अपने घर से पढ़ के आएंगे तो कल आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, हालांकि हम आप समझाएंगे तो जरूर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।